नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यू कैलेडोनिया रेफरेंडम के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्रांस यूरोप में स्थित है, काफी बड़ा भूभाग यूरोप का फ्रांस के अधीन आता है। लेकिन फ्रांस की एक टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया, जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के निकट दक्षिणी पैसिफिक ओशन के अंदर स्थित है। तो ये न्यू कैलेडोनिया के कुछ आइलैंड्स हैं, जिसमें एक बड़ा द्वीप है और कुछ अन्य छोटे द्वीप भी यहां पर शामिल हैं। इन सभी से मिलकर बनता है ये न्यू कैलेडोनिया टेरिटरी। अब ये वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के निकट है, न्यूजीलैंड के पास में है, दक्षिणी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, लेकिन जो यहाँ की आबादी है वो फ्रेंच है। यहाँ के कानून फ्रांस की सरकार तय करती है और इस तरह की टेरिटरीज को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है फ्रांस ने। इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। फ्रांस और अन्य यूरोपियन देश कई ओवरसीज टेरिटरी अपने कंट्रोल में आज भी बनाए हुए हैं, जहां पर इन्होंने कोलोनियलिज्म के पुराने अस्तित्व को एक तरह से बरकरार रखा है। आप कई ओवरसीज टेरिटरी देखेंगे कैरिबियन या फिर अटलांटिक ओशन रीजन में, यहाँ पर पैसिफिक ओशन में, उसके अलावा एंटार्क्टिका रीजन, इंडियन ओशन, इन सभी ओशंस में दूर दराज के आइलैंड्स आज भी फ्रांस और यूके के अधीन है। इन्हीं में से एक आइलैंड न्यू कैलेडोनिया है। लेकिन न्यू कैलेडोनिया के लोगों ने अभी अभी हुए रेफरेंडम में आज़ादी के लिए मना कर दिया। उनसे पूछा गया था इस वोट में कि क्या आप फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद होना चाहते हैं। 96% लोगों ने कहा कि हमें फ्रांस के साथ में रहना है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सभी बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं और अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करेंगे तो मेरी स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाएंगी। रविवार को मेगा कॉम्बैट आ रहा है। इसका फायदा यह है कि आपको ना केवल स्कॉलरशिप्स बल्कि अट्रैक्टिव प्राइजेस जीतने का भी यहां पर पूरा मौका है। सो डू टेक पार्ट इन द कॉम्बैट। लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अनलॉक कोड कहीं पर मांगा जाता है तो यू कैन यूज दिस कोड। 12 दिसंबर 2021 को न्यू कैलेडोनिया, जो कि फ्रांस की पैसिफिक ओशन में स्थित टेरिटरी है, इसके ज्यादातर लोगों ने वोट डाला कि हमें फ्रांस के साथ रहना है, इंडिपेंडेंट नहीं होना। 2018 और 2020 में भी इस प्रकार के रेफरेंडम हुए थे। उस समय 57 और 53% लोगों ने यह कहा था कि हमें फ्रांस के साथ रहना है। आजाद होने के लिए 43 और 47% लोगों ने वोट डाला था। लेकिन इस बार के रेफरेंडम में केवल 4% लोगों ने कहा कि हमें आजाद होना है। क्या कारण है कि प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप्स ने इस वोट को बॉयकॉट किया था। न्यू कैलेडोनिया की जो लोकेशन है साउथ पैसिफिक ओशन में। एक और चीज याद रखिए, इस वाले समुद्र का नाम है कोरल सी। तो कोरल सी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये न्यू कैलेडोनिया का फ्लैग है, ये फ्रांस का फ्लैग है। अब फ्रांस न्यू कैलेडोनिया को कंट्रोल क्यों करता है? एक ही शब्द का आंसर है, कोलोनियलिज्म। तो फ्रांस की टोटल 13 ओवरसीज टेरिटरी है। फ्रांस की ये सभी पहले कॉलोनीज हुआ करती थी और आज भी फ्रांस किसी ना किसी रूप से इन्हें गवर्न करता है। इन सभी की पॉपुलेशन कुल मिलाकर 2.7 मिलियन यानी कि 27 लाख है। तो बहुत बड़ी आबादी नहीं है। वेल कंपेयर टू फ्रांस जहां पे 7-8 करोड़ की आबादी है, उसके कंपैरिजन में 27 लाख की आबादी इन सभी आइलैंड समूह में मिलाकर है। और इतनी सारी टेरिटरीज है फ्रांस के पास, इनफैक्ट आई थिंक मोर देन यूके इनके पास ज्यादा टेरिटरीज है, कि टोटल 12 टाइम जोन्स में ये सभी बटी हुई हैं। तो जो फ्रांस मेनलैंड है, इसको फ्रेंच भाषा में ये लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन। तो मेट्रोपॉलिटन फ्रांस का मतलब होता है कि ये मेनलैंड, और फिर ये सभी द्वीप समूह जो हैं इन्हें अलग अलग नामों से दर्शाया जाता है डिपेंडिंग ऑन कि किसके पास कितने अधिकार हैं। तो यहाँ पर हम न्यू कैलेडोनिया की बात कर रहे हैं और कुछ अन्य यहाँ पर कैरिबियन या अटलांटिक ओशन में आप यहाँ देख सकते हैं सेंट मार्टिन, ग्वाडेलूप, ये कुछ फेमस इनकी ओवरसीज टेरिटरीज हैं। इंडियन ओशन वाली आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर रियूनियन आइलैंड है और उसके अलावा मायोटे और यहाँ पर फ्रेंच सदर्न एंटार्क्टिक लैंड्स। तो ये हमारे लिए रेलेवेंट है, इसीलिए कम से कम इनके नाम याद जरूर रखना। इन ओवरसीज टेरिटरीज में रहने वाले लोग हमेशा ये कंप्लेन करते आए हैं कि फ्रांस की सरकार इन आइलैंड्स के साथ सौतेला व्यवहार करती है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं है जितना होना चाहिए या फिर फ्रांस मेनलैंड में है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सबको अलग अलग दिया हुआ है। किसी के पास थोड़ी बहुत आज़ादी है, थोड़ी सी स्वायत्तता है, किसी के पास बिल्कुल स्वायत्तता नहीं है। अब इन सभी टेरिटरीज के नाम और किसमें क्या कानून है ये आपको बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये फ्रेंच पीसीएस के बच्चों के लिए छोड़ दीजिए, वहां पर इनको सब रटना पड़ता है। ये आप अभी बस इतना सा ध्यान में रखो कि कुछ टेरिटरीज को ओवरसीज रीजन कहा जाता है। ओवरसीज रीजन का मतलब ये ऐसी टेरिटरी है जहां पर फ्रांस में लागू होने वाला कानून रहेगा, सेम लॉ एंड रेगुलेशंस होंगे और यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, उसके पास कोई स्वायत्तता नहीं है। केंद्र की सरकार यानी कि फ्रांस की सरकार जो कहेगी उसी प्रकार से कानून यहाँ पर लागू होगा। तो इसमें फ्रेंच गियाना, ग्वाडेलूप, मार्टिनिक, मायोटे और रियूनियन शामिल हैं।
क्योंकि ये दोनों इंडियन ओशन रीजन में हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। ईयर वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बताने के लिए मैंने यहाँ पर स्लाइड में रख दिया है। दूसरी कैटेगरी है ओवरसीज कलेक्टिविटीज की। यहाँ पर थोड़ी सी लोकल स्वायत्तता इन्हें मिल जाती है, अपने लोकल कानून ये खुद बना सकते हैं, लेकिन डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, व्यापार, कौन सी करेंसी इस्तेमाल होगी, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सब कुछ केंद्र की सरकार के अनुसार चलेगा। तो इसमें फ्रेंच पॉलिनीशिया, बार्थेलेमी, सेंट मार्टिन, सेंट पियर एंड मिकेलोन, ये सभी शामिल हैं। हो सकता है कि मैं इनके किसी के नाम भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो जो फ्रेंच भाषा जानने वाले लोग हैं वो फील फ्री टू करेक्ट मी इन द कमेंट्स। फिर आती है ओवरसीज टेरिटरी। तो यहाँ पर फ्रेंच सदर्न एंड एंटार्क्टिक आइलैंड्स शामिल हैं। तो ये फ्रांस का एंटार्क्टिका पर क्लेम है। 1956 से इसे ओवरसीज टेरिटरी बना रखा है। इन आइलैंड्स पर और एंटार्क्टिका में नाम मात्र की आबादी है, मोस्टली रिसर्च वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा आबादी समूह नहीं रहता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेरिटरी है इनकी, क्लिपर्टन आइलैंड। क्लिपर्टन आइलैंड यहाँ पर मेक्सिको या सेंट्रल अमेरिका के तट से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पैसिफिक ओशन में। और ये एक कोरल अटॉल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल 9 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और ये एक कोरल द्वीप बना हुआ है। इट इज़ इन द मिडल ऑफ नोवेयर, लेकिन फिर भी इसको फ्रांस लेकर बैठा है, क्योंकि इसका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो ऑलमोस्ट फ्रांस के मेन लैंड जितना बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए ये सारी आइलैंड टेरिटरीज को फ्रांस, यूके कोई नहीं छोड़ना चाहता, बिकॉज ऑफ मोस्टली मिनरल रिसोर्सेज एंड ओशन बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इनका दायरा बहुत बड़ा होता है इकोनॉमिक जोन का, तो यहाँ पर इनको काफ़ी फायदा मिल जाता है मिनरल और माइनिंग एटसेट्रा में। अब यहाँ पर क्लिपर्टन आइलैंड की एक और खास बात यह कि इट इज़ ओन्ड एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये फ्रेंच गवर्नमेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कल को यहाँ पर जाकर कोई रहने भी लग जाए तो उसे कोई सिविल राइट्स नहीं मिलेंगी, बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। काफ़ी यूनिक सी सिचुएशन है। अब बात करते हैं न्यू कैलेडोनिया की। तो इसका ब्रीफ इतिहास यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, अगेन कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यू कैलेडोनिया की स्थिति क्या है। 1853 में, आज से लगभग 170 साल पहले, फ्रांस ने इस आइलैंड को अपना बना लिया। अपना कैसे बनाते थे? जहाज लेकर पहुंचे एक दिन, और वहां पर जाकर नेटिव लोगों को बोला, वहां के मूल निवासियों को कहा कि भैया ये जगह अब आपकी नहीं है, ये जगह हमारी हो गई है। उनको बेचारों को कुछ समझ में आया नहीं, और फ्रांस ने वहां पर बसावट शुरू कर दी, और उसके बाद इसे पीनल कॉलोनी बना दिया। पीनल कॉलोनी का क्या मतलब होता है? जहां पर आप अपने कैदियों को भेजते हो, तो कैदी आराम से बीच पे जाकर रह सकें दूर दराज फ्रांस से, ऐसी पीनल कॉलोनी बना दिया। यूके ने ऑस्ट्रेलिया को पीनल कॉलोनी बनाया था, फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को बना दिया। लेकिन जब ये कैदी यहाँ रह रहे थे तब निकल माइनिंग शुरू हो जाती है। तो कैदियों ने पता किया कि यहाँ तो निकल निकलता है, तो 1876 से निकल की माइनिंग यहाँ पर हो रही है। और इस माइनिंग वर्क को करने के लिए फ्रांस ने यहाँ पर लेबर्स को इंपोर्ट करना शुरू किया अन्य कॉलोनीज से। इसीलिए आज न्यू कैलेडोनिया में मिक्स्ड हेरिटेज के लोग बहुत सारे हैं। कोई इंडोनेशिया से लाया गया, कोई ऑस्ट्रेलिया से लाया गया, इस प्रकार के आस पड़ोस के आइलैंड से काफ़ी लोगों को यहाँ पर लाकर बसाया गया जस्ट फॉर माइनिंग। तो फ्रांस ने लोकल लोगों से माइनिंग नहीं करवाई, उन्हें बिल्कुल अलग रखा जाता था। तो लोकल इंडिजिनस लोग हैं कनाक पीपल, तो कनाक पीपल को फ्रेंच इकोनॉमी से, फ्रेंच बसावट से बिल्कुल दूर रखा जाता था। इनफैक्ट धीरे धीरे इनके एरियाज लिमिट कर दिए। पूरा आइलैंड इनका था, लेकिन अब इनको कहा जाने लगा कि आप केवल इन 2-4 डेजिग्नेटेड एरियाज के अंदर रहेंगे, इसके बाहर आपको नहीं आना है। तो इनकी लाइफस्टाइल सब कुछ बदल गया, और धीरे धीरे इनके बीच में वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है। ऑफ कोर्स कनाक पीपल यही कहेंगे कि हमारा तो पूरा आइलैंड था, आप यहाँ पर नए नए आए हो। तो दोनों के बीच में, यूरोपियन सेटलर्स और कनाक पीपल के लोगों में एक हिंसक झड़प शुरू हो जाती है, और ये कई दशकों तक चलती रही। लेकिन कनाक लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ बीमारियों के कारण। स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां इन्होंने कभी अपने इतिहास में नहीं देखी थी। यूरोपियंस इन बीमारियों को लेकर आए, और इससे लोकल पॉपुलेशंस वाइप आउट हो जाती हैं। 1946 में न्यू कैलेडोनिया फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी बन जाता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और 1953 में फ्रांस ने यहाँ के सभी लोगों को फ्रेंच नागरिकता दे दी, चाहे वो कनाक हो, चाहे यूरोपियन डिसेंट का हो, सभी को नागरिकता फ्रांस की दे दी जाती है। लेकिन 1969 से 1972 तक इमिग्रेंट पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि निकल की माइनिंग और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और इतनी इमिग्रेंट्स आकर यहाँ पर बस गए कि कनाक्स अब माइनॉरिटी हो गए। इनफैक्ट एज ऑफ टुडे 2021 में कनाक्स की आबादी 41% है, बाकी 59% बाहर के लोग हैं। 1970 और 80 के दशक में कनाक और यूरोपियंस के बीच में कई हिंसक झड़पें होती है। इस बीच 85 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक बार इन्हें ऑफर भी दिया कि आपको आज़ादी दे देंगे, पूरी तरह से हिंसा रोक दीजिए। लेकिन इसमें डील में इनका फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि ओवरऑल कंट्रोल फ्रांस का ही बना रहता। तो इसमें मना कर दिया इन लोगों ने। 1986 में यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन डीकोलोनाइजेशन ने न्यू कैलेडोनिया को अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। किस लिस्ट में? लिस्ट ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, यानी कि ये ऐसी टेरिटरीज हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्वायत्तता नहीं है, ये अपना शासन खुद नहीं चला रहे, कोई दूसरा देश यहाँ पर शासन चला रहा है, और यहाँ के लोग आज़ाद होना चाहते हैं। तो ऐसी एक लिस्ट है। तो इस लिस्ट में यूएन ने कैलेडोनिया को, न्यू कैलेडोनिया को शामिल किया 1986 में।
उसके बाद यहाँ पर एक नई सरकार आई थी और इस सरकार ने क्या करा, लोगों को ज़मीन देनी शुरू कर दी। तो यूरोपियंस को यहाँ पर ज़मीन मिल जाती है और कनाक्स की लोकल हेरिटेज को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो 2/3 ज़मीन यूरोपियंस को चली गई और 1/3 कनाक्स को जाती है। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ। 87 में एक रेफरेंडम होता है और इसमें इंडिपेंडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया। कारण यूरोपियंस अब मेजॉरिटी में हो चुके थे और इन सभी ने वोट किया कि हमें तो फ्रांस के साथ रहना है, कनाक्स को आज़ाद देश नहीं देना चाहते। 87 88 में यहाँ पर फिर कई हिंसक झड़पें होती है और एक गुफा के अंदर कुछ यूरोपियंस को यहाँ पर हॉस्टेज बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। फ्रांस की सरकार ने उनके साथ नेगोशिएट किया और अल्टीमेटली एक एग्रीमेंट साइन होता है, मैटियन एग्रीमेंट, जिसने 1 दशक तक यहाँ पर शांति बनाए रखी। तो 1988 में हिंसा फाइनली रुक जाती है, 98 तक कोई हिंसा नहीं होती। उसके बाद फ्रांस इस टेरिटरी का स्टेटस चेंज कर देता है, इसे बना देता है सुई जेनरी कलेक्टिविटी ऑफ फ्रांस। तो ये एक और अलग स्पेशल स्टेटस है। केवल न्यू कैलेडोनिया एक सुई जेनरी कलेक्टिविटी है। सुई जेनरी शब्द का मतलब क्या होता है? यूनिक, बिल्कुल अलग। तो बड़ा शानदार इन्होंने क्रिएटिव नाम रखा, सुई जेनरी, यानी कि बिल्कुल अलग तरह की ये कलेक्टिविटी है या टेरिटरी है फ्रांस की। तो सुई जेनरी बना दी गई। एक अकॉर्ड साइन हुआ जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है 99 में। इस समझौते में मेनली ये तय हुआ था कि न्यू कैलेडोनिया आने वाले 15 से 20 सालों में एक देश के रूप में डेवलप हो जाएगा और उसे पूरी इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी, बट इट विल बी स्टेप बाय स्टेप। एक साथ फ्रांस इंडिपेंडेंस नहीं देगा। इस समझौते के तहत पहला स्टेप था यहाँ के लोगों को न्यू कैलेडोनिया की नागरिकता देना। तो फ्रांस के नागरिक तो वो थे और अभी भी हैं, साथ में न्यू कैलेडोनियन सिटीजनशिप देनी स्टार्ट कर दी। तो इट इज़ लाइक अ ड्यूअल सिटीजनशिप। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में और रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस में थोड़ा सा चेंज किया। ट्राइबल एरियाज में जो कनाक्स के एरिया थे उनकी अपनी एक अलग रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई गई जिसे ट्राइबल सेनेट कहा जाता है, और बाकी के जितने सिविलियन एरियाज हैं जिसमें यूरोपियन मूल के लोग रहते हैं तो उनके अलग रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज थी और इन सबसे मिलाकर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो कुल मिलाकर 1/3 एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर पावर ट्राइबल्स को भी दे दिया जाता है। तो इस प्रकार का ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पावर, स्लो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। ऐसा नहीं कि भारत की तरह एक दिन आज़ादी मिल गई। प्लान ये था कि 15 से 20 साल तक स्टेप बाय स्टेप आज़ादी दी जाएगी और फाइनल आज़ादी होगी एक वोट करवाकर। तो वो वाला वोट 2018 में सबसे पहले करवाया गया, लेकिन आपने नतीजा क्या देखा? केवल 43% लोगों ने कहा हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि यूरोपियन मूल के लोग अभी भी यही चाहते हैं कि हम फ्रांस के साथ जुड़े रहें। 2020 में फिर से रेफरेंडम हुआ, अगेन 47%, 3% से चूक गए, 4% से रह गए। और 2021 में अब जब रेफरेंडम हुआ तो लोकल कनाक्स ने, प्रो इंडिपेंडेंस लोगों ने कहा कि हम तो इस रेफरेंडम को, इस वोट को काउंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि कोविड चल रहा है वहाँ पर और कोविड के कारण इस आइलैंड की स्थिति काफ़ी ख़राब है और ऐसे में ये परफेक्ट समय नहीं है रेफरेंडम करवाने का, और इसीलिए इसे बॉयकॉट कर दिया गया। तो यहाँ पर पहले कोई कोविड केस नहीं था। इनफैक्ट न्यू कैलेडोनिया का नाम पिछले साल आता था कि ये एकमात्र दुनिया का देश है या टेरिटरी है जहाँ पर कोविड नहीं पहुँचा है, क्योंकि इनके लिए लॉकडाउन करना या क्वारंटीन करना कितना आसान है। जहाज़ आने बंद कर दो, शिप्स और प्लेन्स बंद कर दो, कोई आ ही नहीं सकता बाहर से। लेकिन फाइनली डेल्टा वेरिएंट यहाँ पर पहुँच गया इस साल और 300 लोगों की मौत हो चुकी है। याद रखना कि ये बहुत ही छोटी आबादी का द्वीप है, 1,85,000। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल इंडियन सिटी, इतनी आबादी है पूरे द्वीप पर। और कनाक्स 41% हैं, बाकी सभी यूरोपियन या अन्य मिक्स डिसेंट के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये तीसरा रेफरेंडम फेल होने के बाद और कनाक्स इतने नाराज हो चुके हैं कि 1980 के दशक की तरह हिंसा वापस आ सकती है। और फ्रांस की कई अन्य टेरिटरीज में भी वायलेंट प्रोटेस्ट देखे गए हैं, जैसे कि ग्वाडेलूप और मार्टिनिक। ये नवंबर 2021 की बात बता रहा हूँ आपको। अब नया रेफरेंडम जून 2023 में होगा और तब पता चलेगा कि ये नया प्रोजेक्ट की स्टेप बाय स्टेप वाली जो आज़ादी है या न्यू कैलेडोनिया एक देश के रूप में बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब हमें 2023 में मालूम चलेगा। वैसे 99 में जो इन्होंने समझौता किया था उसमें ये क्लॉज था कि अगर 3 बार रेफरेंडम में नेगेटिव वोट आ जाता है, यानी कि 3 बार लोग कहते हैं कि हमें फ्रांस के साथ रहना है, तो फिर फ्रांस के साथ ही रहेंगे। इस तरह की डील इनकी हुई थी। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन 2023, क्योंकि ये वाला वोट काउंट ही नहीं हो रहा है। इस रेफरेंडम को ये लोग काउंट नहीं करना चाह रहे हैं। तो प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप के मूवमेंट के लोगों ने ये धमकी दी है कि इस रिजल्ट को हम रिकग्नाइज नहीं करते और यूनाइटेड नेशंस में अपील करिए कि इसे कैंसिल करवाया जाए। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर इसका स्वागत किया कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, 96% लोग फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं। और इन्होंने कहा कि न्यू कैलेडोनिया के फ्रांस में बने रहने से फ्रांस और सुंदर बनता है। पता नहीं इसका क्या मतलब था। इट इज़ मोर ब्यूटीफुल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू कैलेडोनिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्रांस इस हजारों किलोमीटर दूर स्थित आइलैंड को छोड़ना क्यों नहीं चाहता? सबसे पहला कारण है निकल। दुनिया के 10% निकल रिजर्व्स केवल इस एक द्वीप पर मिलते हैं और निकल का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील में होता है, बैटरीज में, मोबाइल फोन्स में। बेसिकली हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन जिस
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर बनी है, उसमें निकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस को पैसिफिक ओशन में बहुत सारे इकोनॉमिक राइट्स भी देता है और भविष्य में चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक मिलिट्री स्टेजिंग पोस्ट भी बनाई जा सकती है। ज़रूरत पड़ी तो बहुत बड़ा नेवल स्टेशन भी बनाया जा सकता है। तो मेन रीज़न तो निकल है, इकोनॉमी, साथ में थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स, एंड अदर रीज़न इज पैसिफिक ओशन के इकोनॉमिक राइट्स। तो न्यू कैलेडोनिया एकमात्र जगह नहीं है पैसिफिक में जहां पर लोग इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं इन यूरोपियन पावर्स से। वेस्ट पापुआ इंडोनेशिया से अलग होना चाहता है, बोगनविल पापुआ न्यू गिनी से अलग होना चाहता है, गुआम यूएस से इंडिपेंडेंस चाहता है, और फ्रेंच पॉलिनेशिया भी फ्रांस से आज़ादी चाहता है। तो आप बताइए कमेंट में कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी पर आप लाइव पढ़ सकते हैं मुझसे और अन्य एजुकेटर्स से, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर। इन सब्सक्रिप्शन को आप अवेल करेंगे तब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 50,000 का जीएस सब्सक्रिप्शन है, बट इट विल कॉस्ट यू 45,000 आफ्टर यू यूज दिस कोड। और अनअकैडमी पर ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। इन सभी कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। प्राइस हाइक से पहले पहले आप इस कोर्स को अवेल कर लीजिए। मेरा पॉलिटी का ऑनगोइंग कोर्स है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस सब्सक्राइबर्स उसमें ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे नए बैचेस 22 दिसंबर को बनने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप एक नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन पर ये सभी कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा उठाइए, प्रीलिम्स में अपना स्कोर बढ़ाइए। आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।